ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 नवीद आलम की बुक में स्क्रीनिंग एंड सैम्पलिंग, उसमें से जस्ट हमने स्क्रीनिंग वाला पोर्शन कवर करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास स्क्रीनिंग की डेफिनेशन है कि स्क्रीनिंग होती क्या है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है किसी अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज की जब हम सर्च करते हैं ना, तो उसको बेसिकली स्क्रीनिंग कहते हैं। ये हमारे पास कुछ बेसिक और इजी टेस्ट होते हैं और ये मतलब यानी इसमें हमारे बहुत ज्यादा एक्सपेंस या बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लगते। ठीक है, ये बेसलाइन टेस्ट होता है जो हम कंडक्ट करते हैं ताकि अगर किसी क्लाइंट में कोई डिजीज अनरिकॉग्नाइज्ड है, यानी हमें जो है वो कंफर्म नहीं पता कि वो डिजीज है भी या नहीं है, तो हम तब स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग हमारा सबसे पहले बेसिक टेस्ट होता है, उसके बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वाकई में डिजीज है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास स्क्रीनिंग बेसिकली क्या है, द सर्च फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज और डिटेक्ट बाय मीन ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट एग्जामिनेशन और अदर प्रोसीजर इन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स। ठीक है, यानी ऐसे लोग जो हमें अपेरेंटली हेल्दी नजर आ रहे हैं, उनमें हम बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई करते हैं ताकि हम उनका कोई अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज या कोई हिडन डिजीज है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, अब स्क्रीनिंग जो है वो हमारे पास हेल्थ एग्जामिनेशन से कैसे डिफरेंशिएट है। ठीक है, स्क्रीनिंग जो है वो बेसिकली हम वाइडली अप्लाई कर सकते हैं, बट हेल्थ एग्जामिनेशन हम हर बंदे का नहीं कर सकते। तो हमारे पास स्क्रीनिंग हेल्थ एग्जामिनेशन से इस तरह से डिफरेंशिएटेड है, और स्क्रीनिंग जो है वो इनएक्सपेंसिव है, जबकि हेल्थ एग्जामिनेशन हमारे पास एक्सपेंसिव हो सकता है। और स्क्रीनिंग में हमारे पास कम टाइम की जरूरत होती है, जबकि हेल्थ एग्जामिनेशन में हमें काफी ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास स्क्रीनिंग जो है वो हम कंडक्ट करते हैं क्योंकि इजी है, ठीक है, इनएक्सपेंसिव है और इसमें कम टाइम रिक्वायर्ड होता है, और इससे हम वो डिजीज जो कि अनआइडेंटिफाइबल थे या अनरिकॉग्नाइजेबल थे उनको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये तो हो गया हमारे पास स्क्रीनिंग की डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि स्क्रीनिंग करने के एक्चुअल हमारे पास एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो पहला एम है कि हम हेल्दी लोगों में से उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनको लाइकली टू हैव डिजीज, यानी हमें हेल्दी लोगों में लगता है कि इस पर्सन को डिजीज हो सकता है, तो हम उस पर स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि आइदर इसको डिजीज है या नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों पे हम स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई करते हैं जो कि हमें लगता है कि ज्यादा रिस्क पे है। ठीक है, उन पे स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई करते हैं। या फिर ऐसा नॉर्मल पर्सन जो कि हमारे पास किसी मेडिकल सुपरविजन के अंदर है या कोई किसी और चीज का ट्रीटमेंट ले रहा है, तो ऐसे पर्सन पे जो है वो हम मेडिकल जो है वो मेडिकली स्क्रीनिंग अप्लाई करते हैं ताकि हम उसके अंडरलाइन डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकें। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद एम एंड ऑब्जेक्टिव ना बेसिकली हमारे पास ज्यादा ब्रॉड में आ जाते हैं, यानी कि किसी चीज को करने का मकसद क्या है, फिर वो चीज किस में इस्तेमाल होती है, वो होते हैं उसके यूजेस। ठीक है, अब इसका पहला यूज है केस डिटेक्शन, यानी हम इसके जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास डिजीज पर्सन है या कौन सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो है वो हेपेटाइटिस सी के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, हमारे पास छोटी सी किट होती है, उस पर आप ब्लड का एक ड्रॉप डालो तो वो आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो हम केस डिटेक्शन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग। उसके बाद हम कंट्रोल कर सकते हैं डिजीजेस का। डेफिनेटली अगर हम अर्ली स्टेज पे या किसी इजी टेस्ट के जरिए अनरिकॉग्नाइज्ड पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम अर्ली उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च पर्पज के लिए हम कोई एक्सपेरिमेंटल या कोई भी जो है वो जर्नल पॉपुलेशन पे हेल्थ सर्वे करते हैं, कम्युनिटी सर्वे करते हैं, तो उसपे हम जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, स्क्रीनिंग जो है वो हमें एजुकेशनल जो है वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। कैसे? पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के जरिए। ठीक है, लोगों को हम एजुकेट कर सकते हैं। जब हम उनको उनको किसी भी टेस्ट के लिए स्क्रीन करें तो हम उनको जनरल एजुकेशन दे सकते हैं अबाउट दैट डिजीज। ये तो हो गए हमारे पास स्क्रीनिंग के यूजेस। उसके इसके अलावा यहाँ पे जो फर्दर यूजेस नहीं लिखे हुए वो आप जो है वो ऐड कर लो। उसके अलावा वो यूजेस जो यहाँ पे नहीं लिखे वो आप ऐड कर लो। रिस्क फैक्टर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग। ठीक है, इसके अलावा नेचुरल हिस्ट्री, स्क्रीनिंग के जरिए हम किसी डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री पे भी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। यानी इसका आप लिखते हो टू शेड लाइट ऑन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज टू आइडेंटिफाई पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस एंड पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस। ये आ जाएगा हमारे पास यूजेस ऑफ स्क्रीनिंग में। दो फर्दर जो मैंने ऐड करवाया वो एक ही है कि रिस्क फैक्टर को डिटेक्ट करने में, और दूसरा ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को आइडेंटिफाई करने में। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है उसमें उन्होंने हमें टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग बताई हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ स्क्रीनिंग है हमारे पास मैस स्क्रीनिंग, फिर हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग, उसके बाद मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग।
यहाँ पे एक और टाइप ऐड कर लो जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, वो है अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग स्लैश केस फाइंडिंग। ठीक है, यानी टोटल हमारे पास 4 टाइप ऑफ स्क्रीनिंग है। पहली होती है मैस स्क्रीनिंग, दूसरी होती है हाई रिस्क या फिर सिलेक्टिव स्क्रीनिंग, तीसरी होती है मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग, और चौथी होती है अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग या फिर केस फाइंडिंग। ठीक है, अब मैस स्क्रीनिंग क्या होती है? मैस स्क्रीनिंग नाम से ही वाज़ेह है, ऐसी स्क्रीनिंग जो हम ज्यादा पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे अप्लाई होगी वो मैस स्क्रीनिंग होगी। तो यहाँ पे आप उसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, इट मीन्स द स्क्रीनिंग ऑफ होल पॉपुलेशन और सब ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल ऑल अडल्ट। ठीक है, आपके पास हमने कहा हमने स्क्रीनिंग करनी है सब अडल्ट की, तो पॉपुलेशन में जितने अडल्ट होंगे उन सब पे हम मैस स्क्रीनिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग। नाम से ही बात है, हाई रिस्क या सिलेक्टिव, यानी ऐसे लोग जो कि किसी पार्टिकुलर रिस्क फैक्टर, यानी ऐसा कोई पार्टिकुलर रिस्क फैक्टर जो उन लोगों में है और हमें लगता है कि इनको स्क्रीनिंग की ज्यादा जरूरत है, तो उन पे हम हाई रिस्क या फिर सिलेक्टिव स्क्रीनिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग। मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग का बेसिकली मतलब ये है कि जब हम जो है वो किसी एक डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए वन और मोर देन वन टेस्ट अप्लाई करते हैं, या लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं, तो उसको जो है वो हम कहते हैं मल्टीफेजिक। या फिर हम जो है वो सिंगल डिजीज को, यानी जब हम एक सिंगल डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट यूज कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल टेस्ट एक ही डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं, तो तब वो क्या होगी? मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग होगी। यानी मल्टीपल टेस्ट अप्लाई हो रहे हैं ना, तो वो क्या होती है? मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग होती है। मल्टीपल टेस्ट अप्लाई करके हम उस डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो होगी मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग। उसके बाद लास्ट स्क्रीनिंग होती है अपॉर्चुनिस्टिक या केस फाइंडिंग। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग का मतलब है आपने ऐसी स्क्रीनिंग जो आपने तब की जब अपॉर्चुनिटी अराइज हुई, यानी जब आपको मौका मिला या जब आपको चांस मिला, तो आपने वो स्क्रीनिंग जो है वो की। ठीक है, ये नाम से वाज़ेह अपॉर्चुनिस्टिक। अब मैं आप लोग बताती हूँ मौका, मौके से उनका क्या मतलब है। जैसे कि आपके पास हॉस्पिटल में कोई जनरल पेशेंट आया, वो डायबिटिक पेशेंट था। ठीक है, अब वो डायबिटिक पेशेंट आपका हेल्थ केयर या हॉस्पिटल में आया, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप उसको कोई भी टेस्ट या कोई भी जो है वो फर्दर उसके साथ प्रोसीजर कैरी आउट कर सकते हो। तो आपको उस डायबिटिक पेशेंट का लगा कि वो हमारे पास हाइपरटेंशन के भी रिस्क पे है, तो मैंने उसकी हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीनिंग करवा ली। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगी? अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग होगी। या फिर आपके पास डायबिटिक पेशेंट आया, हमें पता है डायबिटीज में आईज जो है वो डैमेज होते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी राइज हुई कि आपके पास एक डायबिटिक पेशेंट आया, तो आपने उसका आई का एग्जामिनेशन कर लिया, तो ये क्या होती है? अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग होती है। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग। बेसिकली उन्होंने इसमें ये बताया हुआ कि ऐसे कौन से जो है वो हमारे पास कंडीशंस हैं जो फुलफिल होंगी, तो हम जो है वो स्क्रीनिंग जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO, तो बेसिकली हमारे पास यही है कि मतलब WHO ये कहती है कि हमें उन डिजीजेस की स्क्रीनिंग करनी चाहिए जो कि वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट या सीरियस हेल्थ इश्यूज हो। ठीक है, उनके लिए हम कॉन्टिन्यूसली स्क्रीनिंग करते हैं, यानी हम स्क्रीनिंग उनकी बार बार इसलिए करते हैं ताकि वो अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई हो जाए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, तो बेसिकली WHO के अकॉर्डिंग तो ये है, बट फर्दर हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया वो यहाँ पे लिखा है डिजीज। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे पास जो डिजीज कंडीशन है वो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम हो। ठीक है, डिजीज की कोई रिकॉग्नाइजेबल सिम्टोमेटिक स्टेज हो। ठीक है, सिम्टोमेटिक स्टेज का मतलब ये है कि वो डिजीज अगर होने से पहले कोई सिम्टम्स भी देता हो। उसके बाद ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के बारे में आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो। ठीक है, इसके अलावा ये कि आप मतलब जो आपने जिस डिजीज के लिए आपने स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किया है, उसको जो है वो अप्लाई करने से पहले पर्सन में कोई रिकॉग्नाइजेबल साइन सिम्टम भी हो। ठीक है, या फिर जो है वो उस डिजीज के कोई रिकॉग्नाइजेबल साइन सिम्टम हो, ताकि जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो हमारा उसका रिजल्ट आए, तो हम पेशेंट के साइन सिम्टम के जरिए कंफर्म कर सकें कि वेदर पेशेंट को एक्चुअल में डिजीज है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है कि आपने जिस जो है वो डिजीज के लिए स्क्रीनिंग किया, उसके लिए फिर आपके पास कंफर्मेटरी टेस्ट भी जो है वो होना चाहिए। ठीक है,
फिर अगर आपने डिजीज को डायग्नोज कर लिया तो फिर आपके पास उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। यानी ऐसे डिजीज को डायग्नोज करने का फायदा ही नहीं है कि जिनका ट्रीटमेंट ही नहीं है हमारे पास, वो डायग्नोज भी हो जाए तो सिर्फ पेशेंट को एंग्जाइटी देंगे, ठीक है। तो हमने ऐसे डिजीजेस की स्क्रीनिंग करनी है जिनका हमें पहले साइन सिम्टम का भी पता है, जिनका कंफर्मेटरी टेस्ट भी है, और फिर जिनका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास कोई कंफर्म पॉलिसी होनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ये भी बात कंफर्म होनी चाहिए कि स्क्रीनिंग के जरिए अगर हम उन डिजीजेस को अर्ली आइडेंटिफाई कर लें तो हमारे पास पेशेंट की मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट और डिजीज जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। यानी स्क्रीनिंग करने का तो फायदा तब होगा ना अगर पेशेंट को भी आगे से उसका कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी पेशेंट की जो है वो लाइफ प्रोलॉन्ग हो रही है या फिर पेशेंट जो है वो डेथ से बच रहा है, तब भी स्क्रीनिंग का फायदा है ना। तो ये उन्होंने क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि फॉर अ डिजीज टू बी स्क्रीन फॉलोइंग क्राइटेरिया जो है वो उसमें होना चाहिए, ठीक है। कि वो डिजीज इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम हो, उसके कोई साइन सिम्टम हो, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट हो, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, ठीक है। और जो है वो पेशेंट जो है उसमें कोई साइन सिम्टम वगैरह हो। यहाँ तक हो गया हमारे पास क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग, ठीक है। अब हमारे पास आएगा नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ स्क्रीनिंग, ठीक है। इनको आप जो है वो एट्रीब्यूट्स कह लो या फिर उसके करेक्टरिस्टिक कह लो, ठीक है। तो हमारे पास जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक होने चाहिए उसमें, कि वो क्या हो, एक्सेप्टेबिलिटी हो, स्क्रीनिंग टेस्ट एक्सेप्टेबल हो बाय पॉपुलेशन, रिपीटेबिलिटी वो रिपीटेबल हो, सेफ्टी उस स्क्रीनिंग टेस्ट से पेशेंट को हार्म ना हो, रेपिटेबिलिटी वो जल्दी से कंडक्ट हो जाए, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंडक्ट करना आसान हो, और कॉस्ट यानी वो उसकी कॉस्ट जो है वो हमारे पास कम हो। इसके अलावा फर्दर आप इसमें ऐड कर लो, उसमें ये है कि चीप एंड सिंपल होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। जो पॉइंट्स यहाँ पे नहीं लिखे वो आप ऐड कर लो कि जो टेस्ट है उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, चीप एंड सिंपल होना चाहिए, और इसके अलावा हमारे पास एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, अब एक्सेप्टेबल का क्या मतलब होता है? एक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि जो आपने टेस्ट अप्लाई किया वो जिस पॉपुलेशन पे अप्लाई किया वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। एक्सेप्ट का मतलब ये कि वो उनको किसी तरह से एम्बेरसमेंट लीड ना करे, ठीक है। एक्सेप्टेबल टेस्ट होने का मतलब ये है कि वो वहाँ की कम्युनिटी के मुताबिक उनको किसी किस्म की एम्बेरसमेंट ना लीड करे, तो वो उस पॉपुलेशन के लिए या उस कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेबल टेस्ट होगा, ठीक है। रिपीटेबिलिटी, हम टेस्ट को जितनी मर्जी दफा रिपीट करें वो सेम आंसर दे, तो वो क्या होगी, उसकी रिपीटेबिलिटी होगी। अब रिपीटेबिलिटी जो है वो कुछ चीजों की वजह से अफेक्ट हो जाती है समटाइम। वो चीजें क्या हो सकती हैं, वो होती है ऑब्जर्वर वेरिएशन, बायोलॉजिकल वेरिएशन एंड एरर इन टेक्निकल मेथड, ठीक है। ऑब्जर्वर वेरिएशन क्या होती है? ऑब्जर्वर वेरिएशन का मतलब है कि हमने एक टेस्ट को रिपीट किया बट जो ऑब्जर्वर है उसने आंसर जो है वो हमें गलत दिया, ठीक है। यानी उसने जब टेस्ट कंडक्ट किया तो आंसर गलत आए। अब वो वेरिएशन फर्दर दो तरह की हो सकते हैं, एक इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन और दूसरी इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन। इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन का मतलब है हमारे पास ऑब्जर्वर एक ही है बट उसने बार बार एक ही टेस्ट परफॉर्म किया तो उसने हर बार उस टेस्ट का अलग आंसर दिया, तो ये क्या इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन। यानी एक ही ऑब्जर्वर है उससे खुद ही कोई इंटरनल मिस्टेक्स हो रही हैं जिसकी वजह से हर दफा आंसर जो है वो अलग आ रहा है। उसके बाद है इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन। ऐसी वेरिएशन जो तब आती है जब दो डिफरेंट ऑब्जर्वर एक ही चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको कहते हैं इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन, ठीक है। ये किस वजह से हो सकता है? ये इस वजह से हो सकता है कि सम टाइम जो है वो अ, जो ऑब्जर्वर है उसकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। हमारे पास कोई प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है प्रोसीजर की, यानी एक प्रोसीजर को कंडक्ट करने का कोई प्रॉपर हमारे पास मेथड नहीं है, हर बंदा अपने तरीके से कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन है। उसके बाद हमारे पास टेस्ट की रिपीटेबिलिटी बायोलॉजिकल वेरिएशन की वजह से भी अफेक्ट हो सकती है। बायोलॉजिकल वेरिएशन का मतलब क्या है कि उस पर्सन के कोई फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स जो है वो बार बार वेरी हो जाते हैं, ठीक है। लाइक उसका ब्लड शुगर, उसका ब्लड प्रेशर, उसका सीरम कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये क्या आ जाएगा, बायोलॉजिकल वेरिएशन में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास वेरिएशन किस वजह से आ सकती है, एरर रिलेटेड टू टेक्निकल मेथड। यानी आप जिस इंस्ट्रूमेंट से या जिस इक्विपमेंट से जो है वो अपने टेस्ट को कंडक्ट कर रहे थे, वो इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास क्या था, फॉल्टी था, ठीक है। उस इक्विपमेंट में कोई मिस्टेक थी, आप उसमें जो केमिकल या कोई रिएजेंट यूज कर रहे थे वो जो है वो एक्सपायर्ड था, ठीक है। या फिर वो रिएजेंट जो है उसमें कोई फॉल्ट था,
उसकी प्रोडक्शन में एरर था, तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, एरर रिलेटेड टू टेक्निकल मेथड। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, हम स्क्रीनिंग टेस्ट के एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक्सेप्टेबिलिटी देखी, रिपीटेबिलिटी देखी। हमने देखी रिपीटेबिलिटी तीन चीजों की वजह से अफेक्ट हो सकती है, ऑब्जर्वर वेरिएशन, बायोलॉजिकल वेरिएशन और टेक्निकल मेथड। ऑब्जर्वर में आगे तीन तरह की दो तरह की थी, इंट्रा ऑब्जर्वर और इंटर ऑब्जर्वर। फिर बायोलॉजिकल वेरिएशन थी और लास्ट में हमारे पास थे एरर रिलेटेड टू टेक्निकल मेथड। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड एट्रीब्यूट है वो है वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक टेस्ट वैलिड तब है जब अगर हम उसको अप्लाई करें तो वो उन लोगों को जो डिजीज हैं और उन लोगों को जो नॉन डिजीज है उनको क्लियरली जो है वो डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, यानी the ability of a test to separate or distinguish those who have disease from those who don't have disease। तो ये क्या होगी, उस टेस्ट की वैलिडिटी होगी। अब वैलिडिटी जो है वो उसमें आगे से हमारे पास फर्दर दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होती है सेंसिटिविटी, ठीक है, और दूसरी होती है स्पेसिफिसिटी। अब सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को समझने के लिए आपको ये टेबल पहले समझना जरूरी है। अब इस टेबल को जरा गौर से देखो। इस टेबल में उन्होंने सबसे पहले बताया हुआ स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट और दूसरा डायग्नोसिस। ठीक है, स्क्रीनिंग, आपने कोई स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किया तो उसके दो ही रिजल्ट आ सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो उसका मतलब यह है कि पर्सन में डिजीज एजेंट मौजूद है, और अगर एक स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आया तो उसका मतलब ये होता है कि पर्सन में डिजीज एजेंट मौजूद नहीं है। ये होगा स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट। अब है डायग्नोसिस, एक्चुअल में वो पर्सन डिजीज्ड है या फिर डिजीज्ड नहीं है, ये उसका क्या है, डायग्नोसिस है। अब आपने जो है एक पर्सन का स्क्रीनिंग टेस्ट किया, उसका रिजल्ट आया पॉजिटिव और वो एक्चुअल में डिजीज्ड था, तो वो पर्सन क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव केस होगा। ठीक है, आपने एक पर्सन का स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया, उसका आंसर आया पॉजिटिव और उस पर्सन को एक्चुअल में डिजीज था, तो वो होगा ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, अब आपने उस पर्सन का स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया, उसका आंसर है पॉजिटिव, बट एक्चुअल में उसको डिजीज नहीं था, वो नॉन डिजीज पर्सन था, तो ये क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव, यानी गलत पॉजिटिव रिजल्ट आया। आपके टेस्ट में जो है वो कोई इश्यू था, उस बंदे को डिजीज नहीं है, फिर भी टेस्ट में जो है वो ये शो किया कि पर्सन को डिजीज है, तो ये क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। उसके बाद है नेगेटिव स्क्रीनिंग में। ठीक है, अगर आपने एक पर्सन पे टेस्ट कंडक्ट किया, उसका आंसर क्या आया, नेगेटिव, और उस पर्सन को डिजीज जो है वो था, तो ये क्या है, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट है, यानी आपको गलत सेटिस्फेक्शन मिली, आप एक्चुअल में डिजीज हो बट आपके रिजल्ट ने गलत आंसर शो किया, तो क्या है, फॉल्स नेगेटिव। अब अगर एक पर्सन जो है उसके स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आया और उसको वाकई में डिजीज नहीं है, तो ये ट्रू नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई है। ओके, तो ये बेसिकली टेबल था। ठीक है, अब इस टेबल में हमने ना इनको सीक्वेंस वाइज जो है वो लेबल कर दिया। ट्रू पॉजिटिव वालों को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉल्स पॉजिटिव वालों को बी से, फॉल्स नेगेटिव वालों को सी से, और ट्रू नेगेटिव वालों को डी से। अब यहाँ पे जो इन्होंने टोटल दिया हुआ है ना, ए प्लस बी, सी प्लस डी, ए प्लस सी और बी प्लस डी, इसका क्या मतलब है, ए प्लस बी का मतलब ये है वो सारे लोग जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, सी प्लस डी का मतलब है वो सारे लोग जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया। ठीक है, ए प्लस सी का मतलब है वो सारे लोग जिनको डिजीज है, और बी प्लस डी का मतलब है वो सारे लोग जिनको डिजीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसकी इन्होंने इंटरप्रिटेशन बताई हुई है, यहाँ पे देखो। ठीक है, A, those individuals found positive on test who have condition or disorder being studied, यानी उनका रिजल्ट पॉजिटिव है और उनको वाकई में डिसऑर्डर है, तो वो क्या होंगे, ट्रू पॉजिटिव होंगे। अगला, पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट है उनका लेकिन उनको डिजीज नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स पॉजिटिव होंगे। सी, ऐसे पर्सन जिनका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन उनको फिर भी डिजीज है, तो ये क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट होगा। और डी,
ऐसे लोग जिनका टेस्ट रिजल्ट जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, और उनको वाकई में बीमारी नहीं है, तो वो क्या होंगे, ट्रू नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये टेबल को ही उन्होंने रिटर्न में जो है वो बताया हुआ है, यानी अगर आप खुद ने टेबल समझ लिया तो ये आप खुद भी लिख सकते हो। अब हमारे पास जो मेन बात हमने करनी थी जिसके लिए हमने टेबल को समझा, वो क्या था, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, एक टेस्ट की वैलिडिटी का क्राइटेरिया या कंपोनेंट क्या है, वो टेस्ट सेंसिटिव कब होगा। The ability of a test to identify correctly all those who have disease that is true positive, तो ये क्या होगी, सेंसिटिविटी होगी। यानी एक टेस्ट की एबिलिटी कि उसने उन लोगों को पॉजिटिव ही लेबल किया जिनको एक्चुअल में डिजीज था, तो ये क्या होगी, उसकी सेंसिटिविटी होगी, ठीक है। अब अगर एक फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं एक टेस्ट 90% सेंसिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि 100 में से 90 लोग जिनको डिजीज था उनको एक्चुअल में उसने डिजीज ही शो किया अपने आंसर में, तो ये क्या था, उस टेस्ट की 90% जो थी वो सेंसिटिविटी थी, और रिमेनिंग जो 10% थे वो फॉल्स नेगेटिव शो हुए, यानी उनको हमारे पास जो है वो डिजीज जो है वो था, बट फिर भी हमने उनको अनडिजीज उनके आंसर में या उनके स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट में अनडिजीज या नॉट डिजीज का रिजल्ट आया। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, ट्रू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ऑल दोज हु हैव डिजीज, ठीक है। उसके बाद है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी है द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु डोंट हैव डिजीज, ठीक है। जितना ऊपर हमारे पास था ट्रू पॉजिटिव को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी, अब नीचे है ट्रू नेगेटिव को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी। यानी एक टेस्ट स्पेसिफिक है, वो मखसूस है, कब, जबकि वो सिर्फ उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनको वाकई में डिजीज नहीं है, यानी जो ट्रू नेगेटिव है। अब सेम ऊपर वाली एग्जांपल है, यहाँ पे 90% स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि 100 में से 90 लोगों को एक डिजीज ने जो है वो नेगेटिव रिजल्ट जो है वो सही शो किया, और 10% नॉन डिजीज को उसने हमें जो है वो फाल्सली जो है वो डिजीज कोज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, उस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी है। स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या है, ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल दोज हु डोंट हैव डिजीज, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑल दो जिनका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया। तो ये हमारे पास क्या है, उस डिजीज की स्पेसिफिसिटी है। यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर है, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। ओके, तो ये बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट्स थे वैलिडिटी के। उसके बाद हमारे पास है प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी। जितना ऊपर हमारे पास सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी की बात है ना, उसका नीचे जो हमारे पास किसी टेस्ट की पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का बताया हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब है कि टेस्ट इज प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल हु टेस्ट पॉजिटिव फॉर डिजीज एक्चुअली हैव डिजीज। ऊपर वाली बात है बट थोड़ी घुमा फिरा के, ठीक है। एक डिजीज की पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब यह है कि उस डिजीज की एबिलिटी कि उसने उन सबको क्लियरली आइडेंटिफाई किया जिनको एक्चुअल में डिजीज था, ठीक है। यानी अगर हमारे पास एक टेस्ट जो है उसमें 100 पेशेंट हमने टेस्ट किए, ठीक है, जिनमें से 80 जो है पॉजिटिव आए और उनको वाकई में जो है वो हेपेटाइटिस बी था, तो उस टेस्ट की पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है, 80% है, ठीक है। एक टेस्ट की एबिलिटी कि उसने उन सब लोगों को सही आइडेंटिफाई किया जिनको वाकई में डिजीज था, तो उसकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इसी से ऑपोजिट, एक टेस्ट की एबिलिटी उन सब लोगों को नेगेटिव डिक्लेयर करने की जिनको वाकई में डिजीज नहीं है, जो डिजीज फ्री है, ठीक है। जैसे हमने 100 लोगों पे HIV जो है वो उसका टेस्ट कंडक्ट किया, जिसमें से जो है वो 80 जो थे वो ट्रूली नेगेटिव थे, ठीक है, तो उसकी ट्रू नेगेटिव की एबिलिटी या नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जो है वो हमारे पे 80% हो जाएगी। ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का। ओके, तो ये जो ऊपर हमने स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का बताया ना, उनके यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं कि सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, और स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी, ठीक है।
पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है, ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है, डी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इसको देखो तो मैं दोबारा थोड़ा सा शॉर्ट समरी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेंसिटिविटी के फॉर्मूला में क्या है, ए डिवाइड बाई ए प्लस सी, यानी ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल दोज जिनको डिजीज है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्पेसिसिटी का मतलब है ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल दोज जिनको हमारे पास डिजीज नहीं है, जो डिजीज फ्री हैं। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का क्या मतलब है, ए यानी ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ऑल दोज जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। ठीक है, और हमारे पास नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का मतलब है ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल दोज जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऊपर वाली है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नीचे वाली है नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया ये वाला। ओके, अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट या लास्ट कंसेप्ट रहता है, वो होता है यील्ड। ठीक है, अब हमने एक स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किया, उस स्क्रीनिंग टेस्ट ने हमें कितना फायदा पहुंचाया, ये बेसिकली उसकी यील्ड है। ठीक है, yield is the amount of previously unrecognized disease that is diagnosed as the result of screening effort। ठीक है, यानी हमने स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किया, उसके रिजल्ट में हमने कितने लोगों का डिजीज आइडेंटिफाई कर लिया, ये टेस्ट की क्या है, यील्ड है। और यील्ड भी आगे हमारे पास सेंसिटिविटी और स्पेसिसिटी पे डिपेंड करती है, इसके अलावा उस डिजीज की प्रिवेलेंस पे डिपेंड करती है और पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। प्रिवेलेंस का मतलब ये होता है करंटली पॉपुलेशन में किसी भी पार्टिकुलर डिजीज के कितने पेशेंट है, ये उस डिजीज की क्या है, प्रिवेलेंस है। और पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल पे कैसे डिपेंड करते हैं, यानी अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट से लोग डरेंगे और स्क्रीनिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो हम कैसे उनको जो है वो आ, उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे या कैसे उनके डिजीज को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो यील्ड का क्या मतलब है, किसी टेस्ट का प्रॉफिट क्या है, बेसिकली आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया तो उससे कितने लोगों को जो है वो कितने लोगों के डिजीज को आइडेंटिफाई कर लिया जिनका पहले हमें नहीं पता था, तो ये क्या है, उसकी यील्ड है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है स्क्रीनिंग का चैप्टर है, स्क्रीनिंग की डेफिनेशन, उसके यूजेस, उसकी टाइप्स, फिर उसका क्राइटेरिया। ठीक है, फिर एट्रीब्यूट्स, फिर उसके बाद सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, फिर उनके फॉर्मूलाज, और लास्ट में यील्ड।